Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, in my last video I have discussed about the basic concepts of cost, जिसमें हमने cost, costing, cost accounting, cost accountancy, various types of cost, various methods of cost accounting, objectives of cost accounting, various things we have discussed in our last video, in our previous video. So in this particular video I am going to discuss about the elements of cost. I'm going to discuss about the elements of cost. कि what are the different elements of cost? Cost में वो कौन कौन से elements हैं जो हम इसमें include करते हैं? A cost is composed of three elements. Simply जब हम बात करेंगे elements of cost की, तो उसमें हम तीन चीज़ों को include करते हैं. Three major things हैं, थ्री मेजर एलिमेंट्स हैं जिसमें हम उनको इंक्लूड करते हैं. उनके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं, फिर उसी में ही बाइफर्केशंस होते हैं. लेकिन ये जो थ्री आइटम्स हैं या थ्री एलिमेंट्स हैं, ये मेजर एलिमेंट्स हैं. तो भाई वो थ्री एलिमेंट्स क्या हैं? पहला तो है मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरा है एक्सपेंसेस. तो जब भी हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल, वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस. अब सर ठीक है, मैंने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात कर ली. अब क्या ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं इसमें भी कुछ आगे इसका डिवीजन है? तो मैं कहूँगा यस, इसमें भी आगे डिवीजन है. मटेरियल्स भी दो तरह के होते हैं. कैसे कैसे होते हैं मटेरियल्स? एक तो होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल. इसी तरह से लेबर के भी दो बाइफर्केशंस हैं, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. और इसी तरह से एक्सपेंसेस के भी दो सब डिवीजन हैं, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो जब भी मैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करूं तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस. अब एक्सपेंसेस अपने आप में ही बहुत बड़ा टर्म है. एक्सपेंसेस की बात जब भी हमने की, अच्छा अभी मैं बताऊंगा कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस में फर्क क्या है, वो भी बताऊंगा मैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस. ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेंसेस वो अपने आप में ही बहुत बड़े टर्म है. चलो पहले बता ही देता हूं कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या है. बहुत लोग सोचते हैं भाई कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो है वो दोनों सेम चीजें हैं, बट मैं कहूंगा कि नहीं. फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे बोथ आर नॉट सेम. तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट दो तरह के होते हैं. एक होती है एक्सपायर्ड कॉस्ट और एक होती है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट. तो एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन कंज्यूम्ड. मैंने सपोज दैट कोई असेट्स परचेज की, एक असेट्स मैंने परचेज की 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की असेट्स परचेज की. अब इस 1 लाख रुपए में ये कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एन असेट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. ये पूरा 1 लाख रुपए जो है दिस इज कॉल्ड कॉस्ट. अब इसमें 1 लाख रुपए में सपोज दैट इसको मैंने परचेज की थी 1 जनवरी 2019 को. अब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैंने इसको यूज किया तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. सपोज 10% डेप्रिसिएशन है, तो ये जो 10% इसका 10,000 होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सपायर्ड कॉस्ट, जिसका बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया हुआ है. द बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन कंज्यूम्ड एंड अगेंस्ट विच द रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड. इस पर्टिकुलर 10,000 की मशीन को यूज करके जो डेप्रिसिएशन है, इस कॉस्ट को हमने यूज करके इसका रेवेन्यू जो है हमने जनरेट कर लिया है. जो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को कॉस्ट से कंपेयर करके हम प्रॉफिट को डिटरमिन करते हैं. ठीक है, तो कॉस्ट के दो सब डिवीजन है. एक होता है एक्सपायर्ड कॉस्ट मींस दोज कॉस्ट द बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन कंज्यूम्ड एंड अगेंस्ट विच द रेवेन्यू हैज बीन अर्न. जिसके अगेंस्ट हमने कोई रेवेन्यू अर्न कर लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड कॉस्ट. अनएक्सपायर्ड कॉस्ट क्या है भाई? 1 लाख में से 10,000 एक्सपायर्ड कॉस्ट है, तो 90,000 जो हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एन एसेट विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन फ्यूचर, तो दैट इज कॉल्ड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट. मतलब वो कॉस्ट जिसको अभी हमने यूज नहीं किया है, वो अभी अनएक्सपायर्ड है, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड येट.
तो वो क्या है, हमारी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। और एक्सपायर्ड कॉस्ट जिसका बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया है, उसके रेवेन्यू, उसके अगेंस्ट का जो रेवेन्यू है वो हमने जनरेट कर लिया है। अब या तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में या तो लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, व्हाटएवर द केस में भी, तो ये हमारा होता है एक्सपायर्ड कॉस्ट। तो अब आई होप कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस में, अच्छा इसको ही एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो हमारे एक्सपायर्ड कॉस्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस, या उसमें लॉसेज, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमने 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़े, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो मटेरियल में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और सब लेबर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस में भी हमारे क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्राइम कॉस्ट बनता है। इट मीन्स दैट अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई प्राइम कॉस्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट, तो आप कहोगे सर प्राइम कॉस्ट इज द समेशन ऑफ, या इट इज एन एडिशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब भी मैं आपसे पूछूं भाई प्राइम कॉस्ट क्या है, तो इट मीन्स दैट प्राइम कॉस्ट इज एन एडिशन और इट इज अ समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सर ठीक है, हमने डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके प्राइम कॉस्ट बना लिया, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या होगा? तो मैं बता रहा हूं कि जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, ओवरहेड्स बनते हैं, जिसको हम आगे, ओवरहेड्स का पूरा अलग से टॉपिक है, हम आगे इसको ओवरहेड डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरहेड्स में हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे कितने तरह के ओवरहेड्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है, तो हम इसको आगे करने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो दैट इज योर ओवरहेड्स। अच्छा, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स तो सर हम समझ गए। अब ओवरहेड्स के टाइप्स अब बता दीजिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स के लिए हम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। आई होप कि आपको पता भी होगा, बट स्टिल मैं बता देता हूं। पहला तो है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसका क्या मतलब है? फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस ऑल दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, which are incurred in the factory premises, जिसको हम फैक्ट्री प्रेमाइसिस में करते हैं या जो फैक्ट्री प्रेमाइसिस के लिए हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गई, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी को हम ऑफिस में रख के तो मैन्युफैक्चर करेंगे नहीं, प्लांट एंड मशीनरी तो कहाँ पे होगा, फैक्ट्री में होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री फर्नीचर हो गया, वॉचमैन सैलरी हो गया जो फैक्ट्री में है, ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी हो गई। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हमारे हैं, ये जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दे आर योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हमारे क्या हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। इनको हम क्लासिफाई करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ओवरहेड्स का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहाँ के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारे क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू ऑफिस, विच आर रिलेटेड टू ऑफिस। जैसे मैंने कह दिया, ऑफिस रेंट है, ऑफिस फर्नीचर्स डेप्रिसिएशन है, मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर्स है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, लीगल चार्जेस हैं, डायरेक्टर्स फी है। डायरेक्टर आके फैक्ट्री में नहीं जाएगा, वो आके एसी में बैठेगा ऑफिस में, उसको नहीं पता वहां जाना गर्मी में मरने खपने, उसको आकर के साल में 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, वो आके ऑफिस में एसी में आराम करके बैठेगा। तो जो भी डायरेक्टर्स की फी होगी या जो भी मैनेजर्स की सैलरी होगी, जो क्या कहते हैं कि ऑफिस में बैठा है, वो क्या होगा, दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। उसके बाद क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टू प्रमोट द सेल्स, जिसको हम सेल्स प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कमीशन, एजेंट्स कमीशन, सेल्समैन कमीशन, शोरूम्स रेंट, बैड डेट्स। सर ये बैड डेट्स क्यों आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में? तो भाई मैं बता दूं, बैड डेट कब होता है? बैड डेट तब होता है जब हम किसी को माल उधार पर बेचते हैं
और उधार माल बेचना, क्रेडिट पे माल बेचना भी हमारा क्या है, एक तरीके का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, अपनी सेल प्रमोट करनी, ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नया नया मैंने क्या कहते हैं कि अपना एक ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है और नया नया प्रोडक्शन को मुझे क्या करना है, एडवर्टीज करना है, उसको पेनिट्रेट मतलब कि पेनिट्रेट करना है, पेनिट्रेशन करना है उसका। तो हम क्या करेंगे भाई, उसको उधार पे बेच देंगे। तो उधार बैड डेट कब होता है, जब उधार माल बेचते हैं। और उधार माल बेचना ही क्या है, हमारा एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है। तो इसीलिए जो भी बैड डेट्स होगा, दैट विल बी योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, शोरूम्स रेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आते हैं। तो यहां पे हो गया हमारा ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हर जगह आती ही है कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्या है, व्हाट डू यू मीन कॉस्ट शीट? तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो सिंपली मैं कहूंगा कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which is prepared to determine the cost of an object, to determine the cost of an object। इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज तो मैंने ये कहा, क्या कहा कि दिस इट इज अ स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? ये एक स्टेटमेंट है। प्लीज माइंड इट, इस वर्ड पर हमको ज्यादा एम्फसाइज करना है कि ये एक स्टेटमेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि इट इज एन अकाउंट। अकाउंट अगर होता तो वहां पे हम अकाउंटिंग टेक्निक्स, अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करते, डेबिट एंड क्रेडिट का जो भी है। बट मैंने कहा कि इट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है कॉस्ट का, जिसमें हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। जैसे हम क्या कहते हैं, हिसाब रखते हैं। जैसे आप कभी सब्जी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं पालक इतने रुपए का खरीदा, इसको इतने रुपए का खरीदा, तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं कॉस्ट का। इधर पर्टिकुलर्स होते हैं, इधर कॉस्ट होती है। तो इसी तरह से ये भी क्या है, एक तरीके का स्टेटमेंट है। लेकिन अब कैसा स्टेटमेंट है, ऐसा कोई लेमैन की तरह स्टेटमेंट नहीं है। इसको प्रॉपर अकाउंटिंग गाइडलाइंस के अंदर हमको प्रिपेयर करना होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंट कॉस्ट को डिटरमिन करेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि वो डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ऑफिस के हैं कि फैक्ट्री के हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो सिंपली मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड। किस लिए प्रिपेयर करते हैं? इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मैंने कहा यू हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ अ बेड। तो उस बेड की कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए जो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट शीट। जो स्टेटमेंट बनाएंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट शीट। तो सिंपली जब मैं कहूं कि कॉस्ट शीट क्या है, तो सिंपली कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने जो पहले बाइफरकेशंस बताए हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को पहले ऐड करेंगे तो दैट विल बी प्राइम कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बता देता हूं पहले, हाउ टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं इसको हम। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ टेबल इसमें। यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, 3 टेबल्स आई हैव टू इंसर्ट, सॉरी, कंट्रोल सेट। हमको टेबल जो है वो नीचे इंसर्ट करनी है, तो पहले मुझे कर्सर लाना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कर्सर, ठीक है, हाँ। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ टेबल। आई नीड टू इंसर्ट 3 टेबल्स, जिसमें सॉरी इट इज टेकिंग लिटिल मोर टाइम, बट इसको करना ज़रूरी है।
ओके, सो ये हमारी टेबल हो गई। इसको मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ, जितनी जितनी मन चाहिए मुझे, मैं टेबल बना लूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया पहले कि यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट, यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। हमें कॉस्ट शीट बनानी है, तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल्स, प्लीज बहुत अच्छे से देखना, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमको क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड फाइंड करना है। डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड? तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सॉरी, मैं लाइन से बाहर जा रहा हूं क्योंकि बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमने यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, ये फिगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किया, उसमें हमने ऐड किया परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर मैंने ऐड कर दिया। फिर हमने ऐड कर दिया एनी अदर एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू परचेज, जैसे कैरेज इनवर्ड हमने दिया, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने में कोई एक्सपेंसेस हैं, कोई फ्रेट दिया हमने, कोई ऑक्ट्रॉय चार्जेस दिए, या लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हमने दिया। तो ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेज दैट शुड बी एडेड टू द रॉ मटेरियल्स परचेज्ड। और फिर उसमें से हम लेस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये जो हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बताया था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो हमारा फिगर अल्टीमेट फिगर आया है, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मैं बता रहा हूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड क्यों करते हैं और लेस क्यों करते हैं। तो सपोज दैट मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा अपनी रियल लाइफ से, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा, और वो ये एग्जांपल मैं हमेशा कोट करता हूं क्योंकि मेरा फेवरेट एग्जांपल है। सपोज दैट आई वांट टू आस्क कि ड्यूरिंग द डिनर टाइम, डिनर में आपने कितनी चपातीज कंज्यूम की। आई हैव टू फाइंड आउट कि आपने डिनर में कितनी चपातीज कंज्यूम की। तो आप कहोगे कि सर कुछ इंफॉर्मेशन तो दीजिए मुझे, तब तो मैं बताऊंगा कि कितनी चपाती मैंने खाई। मैं खाते वक्त नहीं देखता कि मैं कितना खा रहा हूं, मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है कि रोटी गिन कर नहीं खाया करते हैं। लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट कि कितनी चपातीज आपने कंज्यूम की हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू, मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुमको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने कहा कि जब मैं आपको इनवाइट किया था डिनर पे, तो दिन के मेरे पास दिन की जो रोटियां बची थी, क्योंकि अक्सर रोटियां बच जाती हैं तो उसको हम नेक्स्ट टाइम पर यूज करते हैं। इंडियन घर में ऐसे ही होता है, मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है, इवन कि हम तो अगले दिन भी यूज कर लेते हैं। तो 3 चपातीज हमारे पास दिन की बची थी, जो कि मैंने आपके सामने पेश की थी डिनर में। ड्यूरिंग द डिनर टाइम मैंने 15 चपातीज एक्स्ट्रा बनाई थी। और जब सुबह मैंने डब्बा खोलकर देखा, जो चपाती का कैसरोल था उसको जब मैंने खोला, तो मैंने देखा कि क्या कहते हैं कि 5 चपातीज जो हैं वो रिमेनिंग हैं। उस डब्बे में 5 चपातीज बची हुई थी। तो दिस 3 चपातीज कैन बी ट्रीटेड एज योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो कि दिन का था वहां पे यूज नहीं हुआ, वो अब रात में यूज होगा। तो जो लास्ट महीने का ओपनिंग स्टॉक बच जाता है, जो अनयूज्ड रहता है, मतलब लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक इस पर्टिकुलर मंथ का जो होगा वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जो दिन का क्लोजिंग स्टॉक था 3 रोटी, दैट बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ डिनर। तो दैट विल बी योर ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमने किया 3 रोटीज प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम परचेज मानकर चल रहे हैं। 15 चपाती जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड बनाई, दैट कैन बी ट्रीटेड एज योर परचेजेस, उसको हम परचेजेस मान के चल रहे हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितना परचेज किया, 15 चपातीज। एंड ये जो रात में खाने से बच गई, ये डिनर के टाइम की क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, जो कि इस पर्टिकुलर डिनर में यूज नहीं हुआ है, तो दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो मैंने कहा 3 + 15, 18 चपातीज वेयर अवेलेबल टू कंज्यूम, बट आउट ऑफ 18 चपातीज व्हेन आई सॉ कैसरोल 15 चपातीज वेयर देयर, तो 18 - 5 दैट विल बी 13 चपातीज। तो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि हमने 13 चपातीज आई हैव कंज्यूम्ड,
ये चलो वो अकेले नहीं खा सकता तहरा रोटी, हमें पता है कि तहरा रोटी खाना बहुत मुश्किल काम है, तो हमने मिल करके तहरा रोटियां खाई, ठीक है। तो 13 चपातीज वी हैव कंज्यूम्ड टुगेदर। तो इसी तरह से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जब हम निकालेंगे कि कितने रुपए का हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम उस पर्टिकुलर पीरियड में किया है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो पिछले महीने का था जो इस महीने यूज होगा, प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ये वाली चपाती, और अगर कोई अदर एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू दैट परचेजेस तो वो भी परचेज में ऐड करते हैं, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि ये चपाती है। तो दैट विल बी योर रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल्स इतना आ गया। अब आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट मटेरियल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। डायरेक्ट लेबर आ गया। फिर उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह लो या चार्जेबल एक्सपेंसेस कह लो या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कह लो, प्रोडक्टिव चार्जेस कह लो, कोई भी नाम से हम दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो दैट विल बी एडेड टू द प्राइम। तो ये जो तीनों का एडिशन आया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड किया तो हमारा क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, ऑल दोज ओवरहेड्स विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास क्या है? फैक्ट्री रेंट है। मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग है या फैक्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वॉचमैन सैलरी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको जब हमने इसमें ऐड कर दिया, ये प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, सारे फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब कि दिस प्लस दिस, इनका रिजल्ट ये है। और प्राइम कॉस्ट में हमने इसको ऐड कर दिया तो दैट विल बी योर वर्क कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। तो ये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस वर्क कॉस्ट। सर ये ग्रॉस वर्क कॉस्ट क्यों आया? क्यों सिर्फ वर्क कॉस्ट नहीं आया? तो मैं उसको ही बताऊंगा कि ग्रॉस वर्क क्यों आया है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसमें अब हम एडजस्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये आ जाएगा हमारा नेट वर्क कॉस्ट। ये हमारा जाएगा नेटवर्क कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट नहीं, नेट वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को इसमें ऐड और लेस किया, एडजस्ट किया, जस्ट लाइक ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हमारा क्या आ गया? नेटवर्क कॉस्ट आ गया। सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, आप मुझे प्लीज समझाएंगे? मुझे समझ नहीं आया। तो ठीक है, मैं समझा रहा हूं यहाँ पर कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। तो पहले मैं इसकी टेबल को और इंक्रीज कर देता हूं। तो यहां पर देखो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि मैंने अभी उसको, मतलब कि सपोज दैट मैंने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने जनवरी के महीने में कोई प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था, मैंने कोई जैन के महीने में जनवरी 26 को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था, बट वो प्रोडक्शन अभी सिर्फ 40% या 50% या 60% ही कंप्लीट हुआ है, अभी पूरा 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? जनवरी महीने में वो प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य प्रगति पर है। हम कहते हैं ना हर जगह मिलता है, मेट्रो पे मिलता है, यहाँ पे कि अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड येट, तो दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। अब जनवरी में हमने स्टार्ट किया था, लास्ट 26 जनवरी को 40-50% या 60% कंप्लीट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो कि उस महीने कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे? लेस कर देते हैं, क्योंकि अगले महीने जाकर के कंप्लीट होगा, उस महीने कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस महीने कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसकी कॉस्ट को हम क्या करेंगे? उस महीने इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगले महीने जाकर के कंप्लीट होगा तो उसको अगले महीने में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, जो पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस था वो इस महीने में कंप्लीट हुआ होगा,
तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेयर्ड मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, कोई भी, यहाँ पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो इसलिए हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को इसमें ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को इसमें से लेस करेंगे। सर इसको फैक्ट्री ओवरहेड में से क्यों ऐड और लेस कर रहे हैं? उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते थे, ऑफिस में भी कर सकते थे। तो भाई ये बताओ मुझे, जो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हमने किया था वो ऑफिस में थोड़े किया था, वो तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में किया था ना। ऐसा तो है नहीं मैंने ऑफिस प्रीमाइसेस में किया था, नो। प्रोडक्शन प्रोसेस तो क्या होगा हमारा, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में से ही ऐड और लेस करते हैं। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये हमारा आ गया नेटवर्क कॉस्ट आ गया, यहाँ पे हमारा नेटवर्क कॉस्ट आया था। ठीक है, ये हमारा क्या था, नेटवर्क कॉस्ट था। अच्छा, इसमें अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, कभी कभी क्या होता है सेल ऑफ स्क्रैप हो जाता है, तो सेल ऑफ स्क्रैप अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। सेल ऑफ स्क्रैप क्या है, कोई कबाड़ फैक्ट्री का था, उसको हमने बेच करके कुछ पैसे रिकवर कर लिए, तो दैट इज एन इनफ्लो। तो इसलिए इनफ्लो को हम क्या करेंगे, आउटफ्लो में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर कोई स्क्रैप है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा वर्क कॉस्ट, फाइनल वर्क कॉस्ट जो भी है हमारा। ठीक है, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। अब हम आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसमें सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, इसमें वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड हैं, जैसे ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर उसके बाद लीगल चार्जेस हैं, मैनेजर्स सैलरी है, डायरेक्टर्स फी है। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आ जाएंगे। और इसको जब हम, इसका जो सम टोटल है, इसका सम टोटल जब हम वर्क कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, वर्क कॉस्ट था, वर्क कॉस्ट में हमने ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड हमने इतने रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया था। अच्छा, एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं कहूं कि भाई ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, तो क्या यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी? तो मैं कहूंगा कि नहीं। सपोज दैट हमने पिछले महीने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था, जिसमें से 900 यूनिट्स बिक गया, 100 यूनिट्स बच गया। तो लास्ट महीने का जो 100 यूनिट बच गया उसको मैं फेंक तो दूंगा नहीं कि भाई ये लो फेंक दिया, ये बचा कुचा माल, जैसे हम रोटियां फेंक दिया करते हैं, सब्जियां फेंक दिया करते हैं, नो, इसको मैं फेंकूंगा नहीं, इसको मैं बचा के रखूंगा। वैसे आजकल रोटियां भी एक आध दो टाइम के बाद ही हम फेंकते हैं। तो इसमें जो क्या कहते हैं कि 100 यूनिट्स बची हैं, इसको मैं अगले महीने बेचने की कोशिश करूंगा, अब सपोज दैट इस पर्टिकुलर मंथ मैंने 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, जो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ हुआ है वो कितना है, 2000 यूनिट्स का है। अब ये 2000 यूनिट्स तो मेरे पास अवेलेबल है ही बेचने के लिए, इसके अलावा 100 यूनिट्स जो मैंने पिछले महीने प्रोड्यूस किया था, those 100 यूनिट्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू सेल फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो इसका मतलब हमारे पास जो अवेलेबल यूनिट्स टू बी सोल्ड हैं वो 2100 हैं। लेकिन इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा नहीं कि हमने 2000 यूनिट्स बनाया और पूरा का पूरा बिक गया। बिकने में बड़ा टाइम लगता है, एडवर्टीजमेंट होता है, फिर ऑर्डर्स आते हैं, इट टेक्स टाइम। तो हो सकता है मेरे पास 500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक का बच गया हो, 500 यूनिट्स हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का है। तो ये जो 1600 यूनिट्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड गुड्स सोल्ड, तो ये जो गुड्स सोल्ड हैं, इनकी हमें कॉस्ट पता लगानी है कि कितने रुपए का गुड्स हमने बेचा है। तो हम क्या करें, सिंपली ऐड कर दें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो पिछले महीने अनसोल्ड रह गया था, जो मैंने ये कहा 100 यूनिट्स अनसोल्ड रह गए थे, यहाँ पे यूनिट्स में है। अब उसकी कॉस्ट भी दी होगी कि 2 रुपए के हिसाब से पर यूनिट, तो 200 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है, तो दैट विल बी एडेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट लेनी है, यूनिट्स नहीं लेना, यहाँ पर
क्योंकि हम यहाँ पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट, सपोज दैट 2 रुपीज पर यूनिट है, तो 200 रुपीज विल बी योर व्हाट ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू कॉस्ट होगी वो 200 रुपीज होगी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम यहाँ पर लेस कर देंगे। तो वो जो हमारा आ जाएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने कितना बेचा था 1600 यूनिट्स बेची हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ये आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर कॉस्ट शीट में हमने क्या डिस्कस किया कि प्राइम कॉस्ट, फिर हमने डिफरेंट तरीके के स्टॉक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसको हमने बताया कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, उसको हम रॉ मटेरियल्स में एडजस्ट करेंगे। फिर हमने दूसरा डिस्कस किया ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसको हम कहाँ पर ऐड और लेस करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में से ऐड और लेस करेंगे। फिर तीसरा हमने बोला कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो उसको हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से जब ऐड और लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम जब ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में बहुत तरीके के, जैसे सेल्समैन एक कमीशन है, सेल्समैन कमीशन है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसके क्या है, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद शोरूम्स रेंट है, शोरूम्स रेंट है। फिर उसके बाद हमारा एजेंट्स कमीशन है, ठीक है, एजेंट्स कमीशन है, बैड डेट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर आएंगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाएंगी। अभी मैं फिगर नहीं ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि जब इलस्ट्रेशन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करूंगा तब मैं फिगर लेकर के एक्सप्लेन करूंगा इसमें। तो जब मैंने इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर दिया तो वो हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जब हम, या तो हमको सेल्स दी होगी, सेल्स दिया है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा प्रॉफिट का होगा। अगर सेल्स दिया है तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो हमारा प्रॉफिट का होगा, बैलेंसिंग फिगर। और अगर प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करके हमको सेल्स पता लगा लेनी है। अच्छा एक चीज देखो, कभी कभी क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी नहीं होती है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है इसकी वैल्यू दी नहीं होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक इसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो क्लोजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। वहां पे सिर्फ दे दिया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक में इतनी यूनिट्स बची हैं, ठीक है। तो अब उसकी हमको वैल्यूएशन करनी है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर जो हमने प्रोडक्शन किया, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, लिफो मेथड, सॉरी फीफो मेथड करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पिछले महीने का बचा होगा पहले उसको निकालेंगे। जो पिछले महीने का 100 यूनिट्स बचा था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो पिछले महीने की 100 यूनिट्स बची थी, सॉरी यहाँ पर देखो जो पिछले महीने की 100 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक की बची थी, ये हमने पहले इसको बेचा होगा, फिर हमने जो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर है उसमें से कुछ छुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया है क्या कहते हैं कि ये 500 यूनिट्स का, हमको इसकी वैल्यूएशन करनी है कि इसकी वैल्यूएशन क्या होगी। तो हम ये लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो ये देखो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि उस पर्टिकुलर मंथ में या उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितनी कॉस्ट की प्रोडक्शन की थी। मैंने कहा ना, मैंने एग्जांपल में लिया है कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था, तो इस 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आई है वो ये आई है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मंथ की बात हम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में ये जो 2000 यूनिट्स हमने अज्यूम किया है प्रोड्यूस की थी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है। तो यहां पे हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है ये कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पे आया है, वो इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पे आया है। मींस यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं, तो दैट विल बी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो इसी यूनिट्स में से बचा होगा,
जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, ये हमारा एजम्पशन है कि उसी स्टॉक में से बचा होगा, उसी जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने प्रोडक्शन किया उसमें से बचा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, पर यूनिट वैल्यू आ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट हमने पढ़ ली। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट में हमने सभी आइटम्स, तुमको प्राइम कॉस्ट बता दिया, ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ वेरियस थिंग्स बता दिया कि रॉ मटेरियल के स्टॉक्स का, वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक्स का और फिनिश गुड्स के स्टॉक्स का ट्रीटमेंट कैसे और कहाँ पे करना है। इसके साथ साथ मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि हम कॉस्ट शीट में शो नहीं करते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको हम कॉस्ट शीट में शो नहीं करते हैं, जो कि हमारे फिनेंशियल आइटम्स होते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट आइटम, कॉस्टिंग आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी शोन इन कॉस्ट शीट। ऑल दोज फिनेंशियल एक्सपेंसेस, all those expenses which are of financial character, which are of financial nature are not shown in the cost sheet। वो financial character के expenses क्या हैं, financial character या expenses of financial character या incomes of financial character ले लेते हैं, जैसे interest paid या interest received, फिर dividend paid या dividend received, charity, ठीक है। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड जो है ये हमारा होगा, ये कैरेज आउटवर्ड जो है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हम सेल्स को प्रमोशन के लिए हम उसको फ्री डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड, जिसको हम सेल्स मींस कैरेज ऑन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो आएगा कॉस्ट शीट में, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। उसके अलावा डोनेशंस, ठीक है, या और भी है कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है। तो ये सारी क्या है, हमारे ये फिनेंशियल कैरेक्टर के आइटम्स हैं जो कि हम कॉस्ट शीट में शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा एक कंप्लीट लेक्चर था कॉस्ट शीट पर, इसके पहले वाली वीडियो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट किया था, तो और इस वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए कॉस्ट शीट पर, ताकि आप लोगों को इसके साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे और किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मैं हाजिर होऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, and please help me to promote my channel for these types of videos. Thank you and have a good day.